डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पुराने बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। हर चीज का आधार इकोनॉमिक्स होता है। अगर दो देशों के बीच में मित्रता है तो उसका आधार इकोनॉमिक्स होगा। अगर दो देशों के बीच में शत्रुता है तो उसका आधार भी इकोनॉमिक्स ही होगा। किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का अगर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, एजुकेशन सुविधा अच्छी नहीं है, हेल्थ सुविधा अच्छी नहीं है, इसका आधार भी इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स किसी भी देश का कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिसाइड करता है। यही नहीं, जो करंट जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन है वो भी इकोनॉमिक्स के द्वारा ही डिसाइडेड होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अभी हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे ही, इसके साथ साथ इनका बैकग्राउंड भी डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, Mahalanobis plan mode adopted in India in the mid 50s aimed at A. Building a strong defense industry base, B. Setting up heavy industries which were capital intensive, C. Curbing inflation in the economy, D. Removing unemployment within a short period. इसके लिए पहले हमें Mahalanobis प्लान को समझना पड़ेगा और 5 ईयर प्लान को समझना पड़ेगा। जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1951 में, 1951 से जब 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है, पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। यह पहला 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। हैरोल्ड डोमर मॉडल का जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर। जब टारगेट पूरा हुआ एग्रीकल्चर में, तो उस टाइम के जो लीडर्स थे इससे काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, और मोटिवेटेड होने के बाद फिर अगला 5 ईयर प्लान, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान जब लॉन्च किया जाना था, तो उसमें एग्रीकल्चर के अलावा और भी दूसरे सोर्स को देखा गया कि दूसरे सोर्स से हम कैसे और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इधर जब पहला 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर लॉन्च किया गया था, इस प्लान को पीसी महालनोबिस, जो उस टाइम के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, गणितज्ञ, स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने इसको काफी अपोज किया। ये देखिए, पीसी महालनोबिस का इमेज है ये। पूरा नाम है इनका प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये वही पर्सन है जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और इन्होंने भी आगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का स्थापना किया था, और काफी ज्यादा योगदान है इनका। पीसी मेलानोबिस का ने हैरोल्ड डोमर मॉडल को काफी अपोज किया, और अपोज करने का कारण ये था, उन्होंने ये कहा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश है, विकसित राष्ट्र हैं, ये कभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर विकास नहीं कर पाए। हमारा विकास का मॉडल इंडस्ट्री बेस होना चाहिए। एक्चुअली यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के से काफी ज्यादा प्रभावित थे ये। जवाहरलाल नेहरू के भी काफी नजदीकियों में से थे, और यूएसएसआर मॉडल जो उस टाइम पे नियो मार्क्सियन मॉडल कहलाता था, उसमें आइडिया ये था कि इंडस्ट्री को हम फोकस करेंगे, और इंडस्ट्री से हम लोग समाजवाद लाने की कोशिश करेंगे, और इंडस्ट्री से को फोकस करके हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। अब इस इंडस्ट्री में भी कौन सा इंडस्ट्री लगाया जाए? क्या हम लोग साबुन बनाने की फैक्ट्री का इंडस्ट्री डालें, या फिर हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालें? नहीं, ऐसा इंडस्ट्री की बात नहीं की जा रही थी। इस टाइम बात हो रही थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की, जबकि साबुन बनाना, कार बनाना, तेल बनाना, ये सब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर इसका उपभोग करते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर बेस्ड फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, ये सब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है जिनके ऊपर बेस्ड आगे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को बनाया जाएगा। तो ऐसे इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तभी 1956 से जो सेकेंड 5 ईयर प्लान होता है, स्टार्ट होता है,
इसको पीसी मेलानोबिस प्लान के ऊपर बेस किया गया था और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई। लेकिन ये प्लान जितना हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। हमारा टारगेट था इसमें 28% ग्रोथ का और सिर्फ ये 20% ग्रोथ अचीव कर पाया। इवन एग्रीकल्चर में हमारा फोकस कम था इस बार, तो एग्रीकल्चर भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। साथ ही साथ इस प्लान के बारे में कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये प्लान सक्सेसफुल नहीं था। इसका क्या कारण रहा, क्यों ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया? इसका कारण यह था कि ये प्लान यूएसएसआर का मॉडल पिकअप करता है जो एक विकसित राष्ट्र था। वहां पर ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है उनके पास, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन लार्ज है, रिसोर्सेज कम है और बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास खाने की कमी है। पहले तो उनको फूड प्रोवाइड करना हमारी प्राथमिकता होगी। जब हम फूड ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? और यही कारण रहा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो पीसी मेलानोबिस प्लान के ऊपर बेस्ड था, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री बेस। बी, सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव। ऑब्वियसली ये आपको पता ही लग गया होगा अब तक के डिस्कशन से कि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो है बी ऑप्शन। बट फिर भी सी और डी पढ़ते हैं। सी ऑप्शन कहता है कर्बिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। डी ऑप्शन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू? ऑप्शन ए, the ratio of number of children who die before their fifth birth out of every 1000 live births. Option B, the ratio of number of children who die before their first birthday out of every 1000 live births. The ratio of number of children who die before their fifth birthday out of every 100 live births. The ratio of number of children who die before their first birthday out of every 100 live births. इसके लिए हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझना पड़ेगा। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जितने बच्चे 1 साल के एज के अंदर हर 1000 लाइव बर्थ में से डेथ हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ्स, राइट। सो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो है डी, राइट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री का, ये मेजर करने के लिए कि उस कंट्री की हेल्थ कंडीशंस कितनी है या कैसी है। अगर इंडिया का हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, सो इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू 2016 का जो डेटा है वो है 34। नीति आयोग के अकॉर्डिंग ये डेटा लास्ट डेटा था जो प्रोड्यूस किया गया था 2016 में। अगर हम अदर कुछ प्राइवेट डेटा की बात करें तो 2019 का जो डेटा है वो है हमारा अभी 30 का। 30 भी काफी हाई है, ये इनफैक्ट कम नहीं है। जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि कितने बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगा उस एरिया का। दूसरा ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कई और कंडीशंस को शो करता है, बच्चे की डेथ क्यों हो रही है। इसका कारण है कि बच्चे में या तो मैल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषण की समस्या है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि बच्चे की डेथ इसलिए होती है क्योंकि पेरेंट्स, खासकर मदर, एडुकेटेड नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि उस एरिया में हेल्थ कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, या फिर अगर हेल्थ कंडीशंस अवेलेबल है तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि पेरेंट्स की पहुंच हेल्थ कंडीशंस तक ना हो। लेकिन इंडिया में जो ज्यादातर कारण है वो ये कि हेल्थ कंडीशंस की, प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस की पहुंच लोगों तक नहीं है। इन सब कंडीशंस को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हाई है तो डिनोट करेगा। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम भी चलाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, जिसमें से एक है, देखिए, जननी सुरक्षा योजना, JSY प्रोग्राम। और भी कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे मातृ एवं शिशु देखभाल योजना है, राइट, जिसको हम MCTS कहते हैं, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड, सॉरी, सी ट्रैकिंग सिस्टम, राइट, ये सब भी कहा गया। सो देयर फॉर दीज आर द प्रोग्राम्स दैट आर मेंशन्ड हियर। ओके, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कंपेयर हम कर सकते हैं एक और कंट्री से, दैट इज मलेशिया। मलेशिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है, जबकि दोनों कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम सेम है, पर कैपिटा इनकम सेम, लेकिन फिर भी IMR काफी ज्यादा होना इंडिया का ये शो करता है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन लेवल मलेशिया के कंपैरिजन में काफी कम है, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी इज एसोसिएटेड विद A, सिक इंडस्ट्रीज, B, टैक्स रिफॉर्म्स, C, इंश्योरेंस सेक्टर एंड D, बैंकिंग सेक्टर। RN मल्होत्रा कमेटी को सेटअप किया गया था इंश्योरेंस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और RN मल्होत्रा कमेटी ने इसमें कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया था। रिकमेंडेशन ये कहता था कि इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 50% से ज्यादा ना हो। गवर्नमेंट अपने स्टेक को इंश्योरेंस सेक्टर में 50% ही रखे, इससे ज्यादा ना रखे। अगला क्वेश्चन देखिए, according to 14th Finance Commission, the percentage share of states in the net proceeds of the shareable central tax revenue should be option A 32%, option B 35%, option C 40% and option D 42%। 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स, जो टोटल शेयरेबल इनकम होता है, टैक्स इनकम होता है सेंट्रल टैक्स का, उसमें स्टेट का शेयर कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लें। 14th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 24 फरवरी 2015 को टेबल पे रखा था, और 14th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता हुई थी YV रेड्डी के अंदर। द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन वाज वाई, राइट हियर, मैं यहां लिख देता हूं, YV रेड्डी। माफ कीजिएगा, लॉकडाउन के कारण प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, सो थोड़ा राइटिंग में अभी प्रॉब्लम आ रही है। लॉकडाउन खुलते ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। सो YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था, और इन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो पहले स्टेट का शेयर होता था सेंट्रल टैक्सेस में 32% हुआ करता था पहले, लेकिन उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है वो है 42% का, कि ये शेयर 42% होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके इस रिकमेंडेशन को मान लिया है। देयरफॉर आज का जो स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो 42% है। ये 42% का क्राइटेरिया निर्धारित कैसे किया जाता है, इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें से कि उस एरिया स्टेट का पॉपुलेशन, 1971 पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग, और करंट 2011 जो भी करंटली पॉपुलेशन डेटा हमारे पास है 2011 पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग, इन दोनों को रखा जाता है। इन दोनों का अपना अपना परसेंटेज शेयर होता है। इसके अलावा कितना ज्योग्राफिकल एरिया है स्टेट का, फॉरेस्ट कवर कितना है स्टेट का, और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखकर स्टेट को ये शेयर दिया जाता है। तो 42% करंट शेयरेबल इनकम है स्टेट्स का। चलिए अगले स्टेट, एक दो लाइन और देख लीजिए कि जो फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में फाइनेंस कमीशन के बारे में कहा गया है, और ये कमीशन जो है हर 5 साल में फिर से रिपीट होता है, 5 साल में फिर से ये बनेगा, 5 साल के लिए बनाया जाता है इसको।
और 14th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता की थी वाईवी रेड्डी ने, जो एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी है, प्लस साथ ही साथ इन्होंने आरबीआई का गवर्नर, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो? इंडिया में जो हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो होता है वो है सर्विस सेक्टर में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सर्विस सेक्टर में जो टोटल एफडीआई इक्विटी फ्लो रहा है ये करीब करीब 18% के आसपास रहा है, राइट? 18%, 18%। 18% is a very good एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Who among the following is the present governor of RBI? Option A Bimal Jalan, option B Arvind Subramaniam, option C Raghuram Rajan, option D Urjit Patel and option E Shaktikant Das। देखिए एक पुराना क्वेश्चन है और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे इसमें चार ही ऑप्शन थे, बिमल जालान, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। और उस टाइम के गवर्नर उर्जित पटेल थे। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन अब डेटा चेंज हो गया है। सो ई ऑप्शन मैंने खुद यहाँ पे ऐड किया है, शक्तिकांत दास, जो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है। सो देयरफॉर ई ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। Now, next question is question number 7th. The size of marginal land holding in India is option A more than 5 hectares, B 2 hectare to 4 hectare, option C 1 hectare to 2 hectares, option D less than 1 hectare। देखिए मार्जिनल लैंड होल्डिंग होता क्या है? इंडिया में जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग है तो उसको हम मार्जिनल फार्मर के रूप में जानेंगे और इसी को मार्जिनल लैंड होल्डिंग कहा जाता है। मार्जिनल लैंड होल्डिंग अगर हम एक दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो 1 हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में करीब करीब 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग 18 के आसपास इतना बीघा होता है। तो अगर 1 हेक्टेयर दैट मीन्स कि 6 बीघा से कम है तो उसको हम मार्जिनल फार्मर के रूप में जानते हैं। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 80% से ऊपर, 80% से ज्यादा फार्मर मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। अगर फार्मर मार्जिनल है उसका प्रोड्यूस काफी कम होगा और प्रोड्यूस कम होगा तो उसका बचत भी काफी कम होगा। तभी इंडिया में फार्मिंग की कंडीशंस बहुत ही खराब है। एक टाइम था कि जब लैंड होल्डिंग इंडिया में काफी ज्यादा होती थी, फार्मिंग एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन माना जाता था और फार्मर्स रिच हुआ करते थे। लेकिन आज ये कंडीशन चेंज हो गई है क्योंकि हेरिडिटरी रूल के कारण फार्मर की जो जमीन होती है वो आने वाले जनरेशन में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण की लैंड होल्डिंग इंडिया में काफी कम रह गया है। फार्मर आज सुसाइड करने पे मजबूर है। तो मार्जिनल फार्मर की बेनिफिट के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं? कई सारे प्रोग्राम को चलाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सॉरी, योजना। और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, यहाँ राइटिंग में काफी टाइम लगेगा, देयरफॉर मैं बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ई नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट हो गया, रकम हो गया, रकम है राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी है, राइट। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रोग्राम है। देन मिनिमम सपोर्ट गारंटी प्रोग्राम है कि मिनिमम सपोर्ट हम देंगे इतना, इस फसल के लिए इतना पैसा आपको पर क्विंटल मिलेगा ही मिलेगा इस सीजन में। सो ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो फार्मर के रिलेटेड जो प्रोग्राम है ये आपसे बाद के वीडियोस में डिस्कशन कर लिया जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या नहीं होता? ऑप्शन ए रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, बी एबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सी फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, डी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी।
यहां जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ये इकोनॉमिक टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन है। इस ग्लोबलाइजेशन की व्याख्या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इसमें यह था कि जो कंट्रीज WTO के मेंबर हैं वो आपस में इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करें, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी हाई होगा तो किसी दूसरे कंट्री का जो प्रोड्यूस है वो एक पर्टिकुलर कंट्री जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी हाई है वहां सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इंपोर्ट लाइसेंस को एबॉलिश करो, लाइसेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्ट लाइसेंस है तो कंट्रीज आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, गुड्स का ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फ्री फ्लो ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो होना चाहिए। एक कंट्री के इन्वेस्टर दूसरे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में इन्वेस्ट कर पाए। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस देखिए क्या है, फिर से वो आगे की वीडियोस में आएगा, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। देन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। पब्लिक सेक्टर इक्विटी ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर इक्विटी है ये एक कंट्री का अपना डोमेस्टिक ये पर्पस है। किसी भी कंट्री का जो पब्लिक सेक्टर, जैसे हमारे कंट्री का पब्लिक सेक्टर है ONGC, BHEL, राइट, फिर हम बात करें नाल्को, तो ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है और डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ पैसे जमा करती है तो इसके लिए ग्लोबलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा ये ग्लोबलाइजेशन के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, बी ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव्स मेजर, सी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, डी ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है इनमें से ऑप्शन सी, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, राइट। अब देखिए ट्रिम क्या है कि ट्रिम्स को लाया गया था इस कारण से कि जो दूसरे कंट्री से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, राइट। इसके अलावा कई और बातें भी ट्रिम्स में की गई थी, जिसमें एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड हो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने की गारंटी देती हो और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के कई सारे गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक मेजर्स को ले। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही चाइनीज बैंक ने HDFC बैंक में 1% से ज्यादा शेयर टोटल बाय किया है। इसी के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 अप्रैल को ये रूल लागू किया कि अगर इंडिया का कोई भी नेबरिंग कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसके लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी। बिना परमिशन के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पहले ये रूल सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल था, अब ये रूल सारे नेबरिंग कंट्री जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो आप मुझे कमेंट में ये लिखकर बताएंगे कि क्या ये रूल जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है ये ट्रिम्स के प्रोटोकॉल्स को वायलेट करता है, राइट। तो आप लिखेंगे, और अगर वायलेट करता है तो कैसे करता है, या नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, कमेंट में आप लिखेंगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि वायलेट करता है या नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, बी सी ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, डी ऑप्शन है 1 जून 2015। तो देखिए नीति आयोग है क्या। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2014 को ये आया था यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा, ऑप्शन सी। देन इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद इसके चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन है इसके श्री राजीव कुमार। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है श्री अमिताभ कांत। सो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, CEO के अलावा इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, विजिटिंग मेंबर्स भी होते हैं। नीति आयोग
को प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया है। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूं आपके सामने, तो कृपया इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो इसके वीडियोस के अलावा आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी है उसका सारा मटेरियल आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते जाते हैं। सो अगर व्यूअर्स नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस को प्रेजेंट करने का आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।